बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान को तारीखी क्रिकेट के अंदर अगर कहा जाए तो कल शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेस्ट इंडीज़ 34 साल के बाद वनडे सीरीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जीतने में कामयाब हो गया और ऐसा लगता है कि जो तारीख़ें बनी गई हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आ रही हैं नाकामियों की। इससे कबल हमने देखा कि बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त दी और अब वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जो है अपने होम ग्राउंड पर पाकिस्तान को कल शिकस्त दी। एक तारीखी कामयाबी वेस्ट इंडीज़ टीम ने हासिल की। और कल के मैच पर अगर थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कल के मैच में टॉस जीता और उसके बाद फील्डिंग करने का फैसला किया। उनको एतमाद था अपने बॉलर्स के ऊपर, लेकिन शायद वो भूल गए थे कि यहाँ पर बड़ी कमी होती है जब आपका स्ट्राइक फास्ट बॉलर टीम में ना खेल रहा हो। शाहिनशाह आफरीदी की कल कमी महसूस हुई और 284 रन बनाने में यहाँ पर 283 रन बनाने में यहाँ पर कामयाब रही वेस्ट इंडीज़ की टीम। और 284 के लिए अगर हम बात करें तो जो टारगेट मिला उसको चेस करना शायद ऐसा लगता था कि पाकिस्तान के बैटर्स के लिए आसान होगा। पिछले अगर थोड़ी सी मैं पहले मैच की बात करूं तो वहां पाकिस्तान ने आसानी 280 रन का टारगेट चेस करती दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि कल के मैच में भी पाकिस्तानी टीम आसानी से टारगेट चेस कर लेगी। लेकिन जब बैटिंग की शुरुआत हुई पाकिस्तानी टीम की और जब हर बैटर्स के आगे सिफर का हिंसा दर्ज हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम शायद कम तरीन स्कोर में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आउट हो जाए। लेकिन कुछ सहारा दिया टीम में, जहां काम था बॉलिंग करने का वहां बैटिंग में कर चले गए और 23 रन की बारी खेल गए मोहम्मद रिजवान। कुछ संभाला दिया पाकिस्तान टी20 के कप्तान यहां पर सलमान अली आगा ने बेहतर इनिंग खेली, लेकिन शायद मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हुआ है। साथ साथ बॉलिंग में अगर थोड़ी सी बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से जिस किस्म की कल बॉलिंग हुई ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टीम कुछ बुझी सी, कुछ कम्बिनेशन में कमी और शायद जो तजुर्बात होते रहे तीनों वनडे मैचेस में उसका असर फाइनल के अंदर नजर आया। जहां पर यह सीरीज फाइनल की हैसियत अख्तियार कर गई थी वहां पाकिस्तान टीम कामयाबी ज़रूर हासिल कर सकती थी, लेकिन बहुत से तजुर्बात हुए इस सीरीज़ के अंदर और हमेशा तजुर्बात अगर कहा जाए ना कम्बिनेशन बनाने के लिए होता है, आगे की फॉर्मेट के लिए होता है कि बड़े इवेंट्स आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास शायद कोच को इल्म नहीं था, शायद कप्तान को इल्म नहीं था कि हमने एशिया कप टी20 टूर्नामेंट खेलना है, हमने टी20 वर्ल्ड कप खेलना है, हमने वनडे अभी नहीं खेलना है। वनडे हमने जाकर 2028 में जो है हमने वर्ल्ड कप खेलना है। लेकिन शायद यहां तजुर्बात कप्तान के साथ साथ कोच भी करते रहे, उसका हशर यह हुआ कि पाकिस्तान वनडे सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ हारने में कामयाब हो गया और इसका असरअंदाज कितना होगा आने वाले वक्तों पे ये सब बात भी करेंगे आज अपने शो के अंदर। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जावेद इकबाल भट्टी साहब। जावेद साहब, कम तरीन स्कोर कह सकते हैं 92 पाकिस्तान टीम ने बनाए, 202 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान टीम को, तो क्या कहेंगे जहां पर पाकिस्तानी टीम इस मैच में नाकाम रही? मोइन भाई बहुत शुक्रिया। देखें, नाकामी की कई वजूहात हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि 202 रन से जो है पाकिस्तान टीम का हारना, ये एक मैनेजमेंट पे सवालिया निशान है। देखें, अगर आप कहेंगे कि हमारी टीम के प्लेयर्स ने, टॉप ऑर्डर ने कुछ नहीं किया, लोअर ऑर्डर ने, देखें आपने जो विनिंग स्क्वाड था, जब आपने ये चेंजिंग जो आपने तजर्बात शुरू कर दिए वनडे क्रिकेट में टीम के साथ, देखें हमारे कोच माइक हैसन जब आए थे वो तो उन्होंने बड़े दावे किए थे। अब अंदाज़ा कर लें कि आप बाबर आजम, रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, साइम या आगा, इनको क्या सिर्फ बैटिंग प्रैक्टिस ही करवानी है? उनकी जिम्मेदारी सिर्फ यही है? भाई आपको तकनीकी जो गलतियां कर रहे हैं उनकी तरफ जाना चाहिए, उन पे आपने काम करना था। अब ये 34 साल बाद जो वेस्ट इंडीज जैसी टीम जो है वो हमसे सीरीज जीतने में कामयाब हो गई। और आपको ये भी याद होगा कि माइक हैसन ने, आपने अभी कप्तान का जिक्र किया, कप्तान और कोच जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग, मैं नहीं समझता कि इसमें कप्तान का कोई किरदार होगा। जिस तरीके से माइक हैसन जो है वो स्याह और सफेद के मालिक बनना चाह रहे हैं, चेंजिंग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ये किस ना समझ में ना आने वाली बात है कि कल आपने अहम मैच और शाहिनशाह अफरीदी को जो आपका उसका असर ये हुआ कि पाकिस्तान टीम में अगर हम देखें तो शाहीन को कल ड्रॉप कर दिया गया, मैच नहीं खिलाया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था पाकिस्तान के लिए
शायद ऐसा लगता है कि माइक हैसन में ये कमी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई कि हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं। लेकिन आप देखें कि 35 ओवर्स के बाद फिर हमारे पास वही मसाइल हुए जिस पे हम हमेशा डिस्कस करते रहे कि हमारे पास 20 ओवर के बाद से लेकर 40-42 ओवर तक जो बॉलर्स होते हैं वो मिडल पे बॉल करना नहीं जानते, शायद विकेटें वो जो है लेना नहीं जानते। और कल भी यही कुछ हुआ, थोड़ा प्रेशर आया था वेस्ट इंडीज पे, लेकिन कप्तान शाही होप ने 120 रन की इनिंग खेलकर तमाम प्रेशर को दूर कर दिया। लेकिन आज अगर हम देखें तो उसी जगह पे मौजूद हैं 20 से 42 ओवर तक कि हमारे पास मिडल्स पे बॉल करने वाला कोई ऐसा बॉलर नहीं है, मिडल्स पर कोई ऐसा बॉलर हमें नहीं मिल रहा जो विकेट दिलाता रहे। आपने कुछ ऐसे कबल बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी पे सुफियान मुकीम के लिए कहा कि हमारे पास मिडल्स पर अच्छे बॉल करने वाले बॉलर्स मौजूद हैं, और सुफियान कहाँ गए? शायद ऐसा लगता है कि मोहम्मद नवाज को किसी ना किसी जगह, मैं हमेशा यही कह रहा हूं कि फिट कराने की टीम में कोशिश की जा रही है और किसी की हक तलफी होती हुई दिखाई दे रही है। मोइन भाई देखें, ये टेक्निकल खामियां जो है, ये जो हमारे कोच है माइक हैसन है या जहां वो स्टाफ हम वेस्ट इंडीज में हमारी टीम के साथ मौजूद है, उन्हें इन चीज़ों पे तवज्जो देने की ज़रूरत थी ना। अब जैसे आपने कहा कि हम जब मैच लेकर चल रहे थे 35-36 ओवर तक जो है आप बिल्कुल वेस्ट इंडीज को काबू किए हुए थे, लेकिन वही जब आखिरी ओवर शुरू होते हैं, आखिरी का जो पावर प्ले शुरू होता है, आखिरी 10 ओवर में 119-20 रन जब बनेंगे तो आप अपने बॉलर की कारकर्दगी को कैसे डिफेंड करेंगे? वहां 119 रन जब 10 ओवर में लग गए, और शाही होप जिसने कल जो इनिंग्स के लिए आपको पता है अग्रेसिव बैट्समैन है, उसने आखिरी के जो 30 रन से वो छक्कों से ही जो है अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और 120 रन उन्होंने बना दिए। तो ये बिल्कुल, ये देखें, ये जो खुला है पाकिस्तान के जो मैनेजमेंट है या माइक हैसन जो कोच है, वो जैसे तब्दीलियां जैसे कर रहे हैं, देखें पूरी दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई जो विनिंग स्क्वाड उसमें उठा के आप दूसरे मैच में 3 तब्दीलियां कर दें। और फिर जब आप देखें कि अब फाइनल की सिचुएशन बन गई है, दोनों टीमों ने एक एक मैच जीत लिया, 3 मैचेस की सीरीज है, तो आपने मैन स्ट्राइक बॉलर तो उस दिन उसे भी उठा के तब्दील कर दिया। गो के नसीम ने जो है शुरू के अच्छे स्पेयर करा, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वही बात आप वाली है, जब आखिरी ओवर शुरू होते हैं वहां जाके हमारे बॉलर्स की जो है टेक्निक का पता चलता है, टेम्परामेंट का पता चलता है, जिसमें बिल्कुल वो बॉलर्स भी कामयाब नहीं हुए। और इनके जो तजर्बात थे माइक हैसन के, वो हमारे को चारों तरफ से घेर के, जिसकी हमने जो है 34 साल बाद जो है वेस्ट इंडीज से सीरीज हारी है, इसका खुमियाजा हमने भुगता है। अभी भी टाइम है। आप देखें, अगर आप टॉप ऑर्डर की बात करते हैं या नीचे, अब आप टाइम का हमने सीरीज खेल लिया, अब हमने जो है यहाँ पर जो है ट्राई सीरीज खेलनी है, T20 है वहाँ पर मौजूद। जब जनूबी अफ्रीका श्रीलंका की टीम होम ग्राउंड पर आएगी तो जब हम वनडे खेलेंगे और टेस्ट मैचेस खेलेंगे, लेकिन इस वक्त तो हमें ज़रूरत थी कि यहाँ पर वनडे सीरीज़ जीतते हैं। हम इतने अरसे से, तवील अरसे से जो ये जो कह सकते हैं ना कि ये 34 साल के बाद जो शिकस्त का सामना करना पड़ा है, ये बड़ा सवालिया निशान बन गया है पाकिस्तान टीम के लिए। बांग्लादेश के खिलाफ भी यही कुछ रहा, और एक दफ़ा फिर हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, न्यूजीलैंड में ऑलरेडी हम हार चुके थे। तो शायद अब जो कप्तानी वाले मामलात है ना मोहम्मद रिजवान को, अब जो प्लानिंग के तहत मैं समझता हूँ कि शायद ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो प्लानिंग अब सामने नज़र आ रही है कि किसी न किसी तरह इनसे भी फेल किया जाए। देखें, वो आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है। अब जब हमारी वनडे सीरीज शुरू होने जा रही थी तो आपको पता है हम वनडे रैंकिंग में 4थे नंबर पर थे और वेस्ट इंडीज की टीम जो 10वें नंबर पर थी। अब 10वें और 4थे की जब मुकाबला होता है तो वो ना वो हर कोई जो तजिया कर लेता है कि भाई कहाँ 4थे नंबर की टीम और कहाँ 10वें नंबर की, उस टीम ने आपको आउट क्लास कर दिया। आउट क्लास की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ऐसा लगता था कि वेस्ट इंडीज की टीम जो हमें एक पहला मैच जीतने में कामयाब हुए हैं, जहां पर हसन नवाज ने अच्छी बैटिंग की, जहां पर हुसैन तलत ने अच्छी बैटिंग की, वो मैच भी हम इतने आसानी से नहीं जीते। अगर हसन वहां नहीं खेलते, अगर वहां पर हुसैन तलत सहारा नहीं देते मिडिल ऑर्डर पर, तो शायद वो मैच का भी हश्र यही होता और क्लीन स्वीप होते हम। बिल्कुल, देखिए पहले मैच से ही हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आए, और जैसे अभी आपने बात की कि नीचे से आकर तलत ने और हसन नवाज ने जो बारियां अपनी ली थी, उन्होंने जो बैटिंग की थी, उसी वजह से हम जो है जीत की शक्ल देख पाए थे, नहीं तो वो मैच भी आपके हाथ से जा रहा था, आप तो क्लीन स्वीप की तरफ जा रहे थे। ये सारी खामियां जितनी भी हैं, आपने जैसे अभी एक इशारा किया है कि मोहम्मद रिजवान जो है हमारे कप्तान है वनडे के, मैं ये देख रहा हूं कि उनका जो किरदार मुझे
इसमें तो कोई नजर नहीं आया, ना उनकी बॉलिंग में, ना बैटिंग में, ना कीपिंग में। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट जो बैठी हुई है, जो हमारे कोचेस बैठे हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने फैसले लिए हैं, देखें कप्तान जो है वन एंड ओनली फैसले लेने का हकदार तब होता है जब उसकी परफॉर्मेंस होती है। आपको पता है कि इससे पहले हमारे बड़े कप्तान गुजरे हैं, सरफराज की जिंदा मिसाल आपके सामने है, वसीम अकरम की मिसाल सामने है, और हमारे लेजेंड्स कई कप्तान ऐसे थे जो तन तनहा अपना फैसला लेते थे। लेकिन अब ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कप्तान जो है वो भी स्टाफ के मरूने मेहनत, वो भी कोच के मरूने मेहनत। जब सब फैसले ही आप ही लोगों ने करने हैं तो कप्तान तो एकदम ही कप्तान है, वो आपको ग्राउंड में तो नजर आ रहा है कि क्यादत वो कर रहे हैं, लेकिन जो फैसले हुए मुझे लग नहीं रहा है कि वो सिर्फ कप्तान के फैसले थे। इतनी तब्दीलियां जो कर रहा था वो कप्तान कभी भी नहीं कर सकता। ये मैनेजमेंट और कोच जो है, ये मैं तो ये समझता हूं कि इस हार की जो जिम्मेदारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और जो स्टाफ वहां बैठा हुआ बमाए कोच के, इन तमाम पर जानी चाहिए। प्लेयर्स देखें, आपने जो विकेट वहां दी, और एक चीज और, आप वेस्ट इंडीज में अंपायरिंग का मेयार भी देखें कि उस पाए का अंपायरिंग का मेयार भी नजर नहीं आया, खासकर इस सीरीज में। और जब हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड से जिद कर रहा था, बहुत जबरदस्त इन्होंने फोर्स किया कि आप ये वनडे को T20 में कन्वर्ट कर दें, T20 में कन्वर्ट करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल यहाँ छोड़ते जा रहे हैं जावेद साहब, और इस पे यकीनन जब वक्फे से वापस आएंगे तो ज़रूर बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से पहले चलते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। और इस सीरीज से कबल जब वनडे T20 की सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तानी टीम ने खेलनी थी, लेकिन इससे पहले पाकिस्तानी मैनेजमेंट में ये खबरें आ रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये खबरें दे रहा था कि वनडे सीरीज को ख़त्म किया जाए और T20 सीरीज जो खेली जा रही थी उसमें मजीद इजाफा किया जाए। वनडे सीरीज ख़त्म नहीं हो, डर खौफ शायद पहले से दिल में बैठा हुआ था और उसका हशर हमने देख लिया कल के मैच में, जहां पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जावेद साहब, कैसा ऐसा लग रहा है कि यहां पर पहले से डर खौफ मौजूद था मैनेजमेंट बोर्ड और कप्तान को कि शायद हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज हार जाएंगे? नहीं मोइन भाई, देखिए डर और खौफ की बात नहीं है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर अपने इंटरव्यू में रिजवान के बारे में कहा था कि उनकी कैप्टनसी के जो मसले मसाइल चल रहे थे, और इससे पहले भी हम सुन रहे थे कि वनडे के भी कप्तान जो है चेंज होने वाले हैं। अगर आप उस तनाजर में देखें कि पाकिस्तान सर, मेरे पास तो जराए की इत्तलात आ रही हैं कि मोहम्मद नवाज को जो है वनडे का कप्तान बनाया जा रहा है। अब ऐसा भी ना करें मोहन भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। जिसकी टीम में जगह नहीं होती ना, वो इस टीम का कप्तान होता है। हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसा हो सकता है, लेकिन जब हम बात कर रहे थे लाइटर मूड में, ये तो हो गई बात। लेकिन मोहन भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे कहा था कि ये हमारे जो वनडे सीरीज है इसे T20 में कन्वर्ट कर दें, और अगर T20 में वो कन्वर्ट वेस्ट इंडीज कर देता तो आपको पता था ना रिजवान ने खेलना था, ना बाबर ने खेलना था, और ना शाहीन ने खेलना था, ना नसीम शाह ने खेलना था। ये तमाम प्लेयर्स के लिए जाहिर है वनडे फॉर्मेट के लिए इन्हें सिलेक्ट किया जाना था या टेस्ट फॉर्मेट के लिए, तो आगे आपको जो है T20 अगर मिलता तो वही प्लेयर जो आपके खेल रहे थे T20 उन्होंने ही खेलना था, एक वजह। लेकिन वेस्ट इंडीज के लिए जो था, ये वेस्ट इंडीज के लिए वनडे जो सीरीज खेलना वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गया था, क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया था। तो वेस्ट इंडीज को ये सीरीज खेलना, वनडे सीरीज खेलना बहुत ज़्यादा सूट करती थी, क्योंकि उन्होंने आगे का एक रोड मैप बनाया हुआ है कि अगर हम पाकिस्तान से वनडे सीरीज जीत जाते हैं तो हमें इतने पॉइंट मिल जाएंगे जो हमें आगे आने वाले मैचेस में जो है वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए जो है डायरेक्ट जो है हम चले जाएंगे, ना कि हमें क्वालिफाई राउंड खेलने पड़ेंगे। हर बोर्ड जो है अपने उन्होंने एक रोड मैप बनाया हुआ कि किस तरीके से हमने जाना है, और देखें उन्होंने जो अपनी प्लानिंग की थी वो उसमें बहुत अच्छी तरह कामयाब हुए। पाकिस्तान को उन्होंने सीरीज हरा दी और जो वो चाह रहे थे वो पॉइंट भी उन्हें मिल गए। अब उनके लिए क्वालिफाई राउंड जो खेलने का मरहला है
वो तकरीबन कम होता जा रहा है कि आगे जो उनके मैचेस आएंगे वो क्वालिफाई करके, क्योंकि वेस्ट इंडीज के लिए जो पिछले साल वर्ल्ड कप में शामिल नहीं थी तो ये बड़ा एक फिक्र का मकाम था वेस्ट इंडीज में। आपको पता है कि वो मुख्तलिफ ममालिक की जो है मिलकर एक टीम बनी हुई, तो वहां भी तमाशाइयों ने बड़ा एहतजाज किया था। तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने जो फैसला अपने प्लेयर्स के लिया और अपनी क्रिकेट के लिए कि किस तरीके से आगे जाना है, तो उनके लिए तो सूदमंद रहा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो वेस्ट इंडीज से कहा था कि हम T20 सीरीज के मैचेस बढ़ा देते हैं, तो उन्होंने T20 के मैचेस नहीं बढ़ाए, और वनडे अगर उन्होंने खेलने थे तो आपको जो है गो ना गो इन प्लेयर को सिलेक्ट करना था, जो ना चाहते हुए भी आपने इसमें खिलाए और परफॉर्मेंस आपके सामने है। पहला जब हम वनडे जीते उसके बाद एक विनिंग ट्रैक पे हमारी टीम आ गई थी, लेकिन फिर जो है उस टीम के साथ जब छेड़छाड़ शुरू हुई, फिर परफॉर्मेंस जो है वो हमारे सामने है। अच्छा, परफॉर्मेंस हमारे सामने नज़र आ रही है, और शायद छेड़छाड़ जितनी हो रही है, जितनी तब्दीलियां हो रही हैं, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है वो टीम से बाहर नज़र आ रहा है। सुफियान मुकीम के हवाले से हम काफ़ी बात कर रहे थे, हमने देखा बांग्लादेश में भी यही सूरत हाल रही, और जब यहाँ पर हमने देखा कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्हें मौका, फिर वही कंडीशन सुफियान के साथ रही, परफॉर्म अच्छा किया लेकिन टीम से बाहर हो गए। आखिर क्या वजूहत हैं कि बहुत ज़्यादा भरोसा अब मोहम्मद नवाज़ पे किया जा रहा है और सुफियान को साइड किया जा रहा है? आप समझते हैं कि शायद किसी खिलाड़ी के साथ हक तलफी हो रही है और वो है इसका शिकार सुफियान मुकीम? अहमद भाई, हक तलफी हो नहीं रही, आपको भी नज़र आ रही है, मुझे भी नज़र आ रही है। जो परफॉर्मेंस उस लड़के ने दी है, वो चाहे T20 ले लें या वनडे मैचेस में ले लें, वो थ्रू आउट अपनी परफॉर्मेंस पे खेलता आ रहा है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और रही बात मोहम्मद नवाज़ की, तो मोहम्मद नवाज़ जिस तरीके से T20 में सिलेक्ट हुए थे और उसके बाद वनडे टीम में भी सिलेक्ट हो गए, परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस आपके सामने है। असल अगर आप किसी भी प्लेयर्स की हक तलफी करके किसी प्लेयर को, साबिक प्लेयर को डालते हैं जिसकी क्रिकेट तकरीबन ना डोमेस्टिक में कोई था ना PSL में उसके कोई रिकॉर्ड थे, लेकिन आपने उन्हें जो है सुफियान मुकीम की हक तलफी के तौर पे टीम में खिलाया, और ना सिर्फ खिलाया बल्कि तमाम के तमाम मैचेस ही आपने खिलाए, वो चाहे T20 के हों चाहे वनडे के हों। लेकिन असल परफॉर्मेंस कहाँ गई भाई? अगर आप किसी भी टीम में खेल रहे हो तो आप बैसित सीनियर, आप अपनी परफॉर्मेंस से साबित करें, जो तनकीद करने वाले नकाद हैं उनको गलत साबित करें अपनी परफॉर्मेंस से। लेकिन वो भी आपने नहीं आप कर सके तो आपको कैसे डिफेंड करेगा आप क्रिकेट बोर्ड, कैसे आपको कप्तान डिफेंड करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो हमारी सैब मुल्क की जो सीरीज होने जा रही है, आया कि जैसे अभी आपने इंकशाफ किया कि हो सकता है कि वनडे का कप्तान ही, जैसे आप कह रहे हैं कि आपके ज़राए बता रहे हैं कि मोहम्मद नवाज़ को बना दिया जाए, तो आने वाले दिनों में, और फिर आपको पता है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। नहीं देखें, इसकी मिसाल आपके सामने है। टीम में खुशदिल शाह भी आ जाते हैं, टीम में फ़हीम अशरफ भी आ जाते हैं, टीम के अंदर शादाब खान भी आ जाते हैं, टीम के अंदर मोहम्मद नवाज़ भी आ जाते हैं। तो बेगर परफॉर्मेंस के सब आ जाते हैं कौमी टीम में। कोई डोमेस्टिक सीजन नहीं खेलते, कोई डोमेस्टिक में परफॉर्म नहीं, आप लीग की बुनियाद पर सेलेक्ट करते हैं, तो हशर तो यही होना है ना टीम का। दूसरी तरफ आए, और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान खिलाड़ियों की, तो जहाँ पर पाकिस्तान खिलाड़ियों ने कल बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं, तो दो खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा, उनके एक फास्ट बॉलर्स और फिर कप्तान शाही होप के हवाले से। फास्ट बॉलिंग का म्यार अगर हम देखें तो दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ का। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म बॉलिंग में की है वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स ने, और एक दफ़ा फिर कल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बॉलर्स बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते रहे वेस्ट इंडीज़ के। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से जेडन सेल्स ने कल जो अपना स्पेल्स कराया है 7.2 ओवर्स में, उसने आपके शुरू के स्पेल में जो है टॉप ऑर्डर को तो बिल्कुल उड़ा के रख दिया। आप देखें कि उनकी परफॉर्मेंस देखें, 7.2 ओवर्स 18 रन और 6 प्लेयर, यानी कि कैरियर। मोहम्मद रिजवान को इसमें तो विकेट ही समझ में नहीं आया, बॉल कौन सी गिरी, किस तरह उन्होंने बॉल को छोड़ा और किस तरह विकेटें उड़ा गई उनकी। बिल्कुल मोइन भाई, जिस बॉलर का दिन होता है ना, तो आपको पता है कि वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है। एक शारजा में जो स्पेल आकिब जावेद ने कराया था इंडिया के खिलाफ, इस किस्म का वो स्पेल था जेडन सेल्स का, जो उन्होंने 6 प्लेयर हमारे आउट किए। और जैसे अपने नवाज़ की आपने बात की, उन्हें समझ में नहीं आया इस पे खेलना है या लीव करनी बॉल, और उन्हें यही नहीं पता कि बॉल पड़ कहाँ रही है, बॉल इन स्विंग हो रही है, विकेट्स में लग जाएगी, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आई। और जितने भी उन्होंने प्लेयर कल आउट किए हैं
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि सेल जो है आज जो स्पेल कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी का यादगार स्पेल उन्होंने किया और खूब इंजॉय किया जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की। लेकिन थोड़ा सा अंपायरिंग का मेयार जो है वेस्ट इंडीज अंपायर का खासकर, उसको भी अगर आप थोड़ा सा खातिर में लाएं तो कुछ ऐसे फैसले थे वो ना सिर्फ हमारे खिलाफ बल्कि हमारे बैटर्स के खिलाफ ही गए। जो भी उन्होंने रिव्यू लिया है वो चाहे अब टेक्नोलॉजी की गलती कह लें या टेक्नोलॉजी के पीछे जो बैठे हुए उनकी गलती कह लें, इस पे भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। इस सीरीज़ में वो अंपायरिंग नहीं हुई। और लेकिन आप अगर बात करें वेस्ट इंडीज़ के कप्तान शाही होप की, उनकी जो 120 रन की जिम्मेदार इनिंग्स थी, जिस तरीके से ऐसी विकेटों पर खेला जाता है उन्होंने बहुत ही पेशेंस दिखाया। बात की मैच से कुछ देर कबल वीडियोस जारी हुई, उसमें हम देख रहे थे कि माइक हसन और कप्तान मोहम्मद रिजवान डिस्कस कर रहे थे, विकेट को देखकर विकेट का मुआयना कर रहे थे। कप्तान ने फैसला किया पाकिस्तानी टॉस जीतकर फील्डिंग करने का। फैसला दुरुस्त नहीं हुआ, हालांकि राय दोनों की होगी क्योंकि विकेट देखकर ही दोनों ने यहाँ पर फैसला किया होगा, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के हेड कोच हैं इस वक्त माइक हसन और उन्होंने यही कहा होगा कि आप टॉस जीतते हैं तो फील्डिंग आपने करनी है। मोहम्मद रिजवान ने भी यस कहा होगा और उसके बाद विकेट का मुआयना किया। विकेट देखकर मोहम्मद रिजवान ने भी यही राय दी होगी कि पहले फील्डिंग करते हैं। कल पहले फील्डिंग हुई। आप समझते हैं कि जब आपका स्ट्राइकर बॉलर नहीं खेल रहा हो तो ऐसा रिस्क लेना शायद जो है खतरे की अलामत होती है, और वही हुआ, खतरा हमें मिल गया। फिर भी मोहन भाई देखें, स्ट्राइक बॉलर की कमी तो महसूस हुई। हमें पता है कि जिस तरीके से शाहिनशाह अफरीदी जो है अपने पहले 1-2 ओवर्स में विकेट ले लेते हैं और टीम पे मुखालिफ पे दबाव बढ़ा देते हैं। लेकिन जब आप फैसले का कह रहे हैं, फैसला यही लेना था, वो चाहे रिजवान हो या शाही होप होता। यहाँ जो है वेस्ट इंडीज की कंडीशन के हिसाब से वो फैसला लिया गया। लेकिन देखिए फैसला शुरू में देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 35 से 36 ओवर तक जो है आपने वेस्ट इंडीज की टीम को बिल्कुल दबाव में रखा था। वो फैसला बिल्कुल जो है दुरुस्त महसूस हो रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे अब आपने स्ट्राइक बॉलर की बात की, अगर शाहिनशाह अफरीदी होते तो उस टाइम पे कम से कम जिस फ्लो में रन लगे और आखिरी 10 ओवर्स में, और यही आपका बॉलिंग जो स्ट्राइक रेट लेकर चल रहे थे, शुरू में 4-5-3 इस तरीके से चल रहा था उनका रन रेट। लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में जो 119 रन लगे हैं, वहां से जो है आपके बॉलर्स के हाथ पांव फूल गए। जो 6-6 ओवर में 7-7 8-8 रन जिन्हें दिए हुए थे, उनके 10-10 ओवर में 70-70 80-80 रन लग गए। तो वहां से जो है पाकिस्तान की फील्डिंग साइड, वो चाहे कप्तान हो या बॉलर्स हो, वहां से जो है वो संभालने में नाकाम नजर आए। और वेस्ट इंडीज ने जी भर के वहां से, जैसे क्रिप्सन ने, लिव्सन ने, चेस ने आखिरी ओवर्स में जो हमारे बॉलर्स की दिल खोल कर जो पिटाई की है, वही पिटाई की सूरत में 294 रन जब उन्होंने बोर्ड पे लगा दिया, तो 294 रन ऐसे विकेट पे, और जिस टाइम विकेट देखें, विकेट का बिहेवियर भी कोई इतना बैट्समैन के फेवर में नहीं था। गोके शाही होप ने वहाँ एक इनिंग्स खेल दी, लेकिन उन्होंने पूरी 50 ओवर बारी ली। सेट होने के बाद जो है उन्होंने रन्स किए, और बकाया जैसे उनकी तरफ से लेफ्सन ने 43 रन की इनिंग्स खेल दी, चेस ने 36 रन बना दिए। उन्होंने एक छोटी छोटी सी गेम उनके साथ मिला के जो है ये 294 तक टोटल करने में उनका बड़ा अहम किरदार था। लेकिन और हमारे बैट्समैन जो है इस विकेट को बिल्कुल कतई रीड नहीं कर सके। आप चाहे कप्तान को ले लें या हमारे टॉप ऑर्डर को ले लें, जिस तरीके से वो आउट हो रहे थे, और जैडन सेल जो उन पे बिल्कुल एक हावी हो गया था। और अभी आपने एक बात की थी कि वेस्ट इंडीज की जो फास्ट बॉलिंग का शोबा है, आस्ते आस्ते उनमें बेहतरी आ रही है और बेहतरी की तरफ गामजन है। और जिसका जो है बेहतरी की तरफ गामजन होने का जो पहला इशारा है कि उन्होंने 10वें नंबर पर रहते हुए एक चौथे नंबर वाली टीम को बिल्कुल सही बात है कि इस वक्त रैंकिंग आईसीसी में देखें तो 10वें नंबर पर वेस्ट इंडीज की टीम मौजूद है और चौथे नंबर पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है। लेकिन 10वें नंबर की रैंकिंग की टीम ने पाकिस्तान टीम को बेबसी की तस्वीर बना दिया इस सीरीज के अंदर, और 2-1 से सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रही। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी भी रखेंगे और दीगर खेलों पर भी बात करेंगे।
वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो है पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ पे, और अब थोड़ी सी बात कर लें। इस वक्त अगर हम देखें तो जश्न आज़ादी भरपूर तौर पर हम मना रहे हैं और मार्के हक का नाम दिया गया है सिंध के अंदर, और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तकरीबात हो रही हैं, मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हो रहे हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से बेहतरीन इनिशिएटिव कहा जा सकता है कि इस वक्त उन्होंने मार्के हक जिस तरह मनाया खेलों के हवाले से भरपूर अंदाज में। तमाम डिस्ट्रिक्ट में अच्छे मुकाबले हुए, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में मुकाबले होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ पर जामियात पे भी जो है हम देख रहे हैं खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। कराची यूनिवर्सिटी में भी भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मार्के हक मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ खेलों के जो तकरीबात हैं वो मुनक्किद हो रहे हैं। क्रिकेट के मैच बड़े ज़बरदस्त होते दिखाई दिए, और पाकिस्तान के अगर बात करें तो पाकिस्तान MQM की जानिब से भी क्रिकेट का मुकाबला वहाँ पर मुनक्किद किया गया और भरपूर अंदाज में स्टूडेंट ने वहाँ पर शिरकत की। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आर्म रेसलिंग एक ऐसा खेल है जो मकबूलियत हासिल कर रहा है। पंजा आजमाई बड़ा ज़बरदस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसमें बाकायदा एक मुकाबला कराची यूनिवर्सिटी में हुआ जहां पर जश्न आज़ादी मार्के हक का आर्म रेसलिंग के मुकाबले हुए। 300 से ज़ायद इसमें खिलाड़ियों ने शिरकत की। 8 कैटेगरीज इसमें रखे गए थे बॉयज़ एंड गर्ल्स के, तो एक अच्छा इनिशिएटिव रहा था। इस पर बात करते हैं जावेद साहब से। जावेद साहब, पूरे सिंध के अंदर भरपूर अंदाज पे मार्के हक जश्न आज़ादी 78 मना रहे हैं। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हो रहा है। 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हम मार्के हक मनाते रहेंगे, और आप समझते हैं जहां पर मार्के हक मना रहे हैं वहां पर खेलों का इनेकाद बहुत ज़रूरी होता है, और भरपूर अंदाज में सिंध गवर्नमेंट में मुकाबले करा रही है। इसके साथ जामियात के अंदर भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ मुकाबले होते हुए दिखाई दे रहे हैं खेलों के। क्या कहेंगे इस पर? और आज भी जो है जामिया कराची के अंदर जो है हमने देखा बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ आर्म रेसलिंग का। जी मोइन भाई, जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने, जैसे अभी 14 के दिन स्टार्ट हुआ, यानी कि 1 अगस्त से लेकर 31 तक जो है ये मुकाबले जारी और सारी रहेंगे। और जिस तरीके से जामात ने, ये कराची यूनिवर्सिटी हो गया, जामियात में या मुख्तलिफ स्कूल्स हो गए, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, मोइन भाई पहले दिन से ही ऐसे लग रहा है कि आज 14 अगस्त है। खेलो मार्का हक के सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट ने जो एक रोड मैप दिया था तमाम डिस्ट्रिक्ट को, तमाम स्कूल कॉलेज को, और अभी कराची यूनिवर्सिटी में जो आर्म रेसलिंग का मेला सजा था और उसमें 300 से ज़ायद बच्चे और बच्चियों ने जिस तरीके से पुरजोश अंदाज में इस इवेंट में शिरकत की, और आपको पता है एक हैंडसम अमाउंट रखा है, 50,000 रुपये का जो है जीतने वाली टीम के लिए अमाउंट भी रखा था, और बच्चे और बच्चियां जो एंजॉय कर रहे थे, फेस्टिवल लगा हुआ था जैसे फेस्टिवल लगते हैं इस तरीके से। तो मैं ये देख रहा था कि कराची यूनिवर्सिटी ने ये बहुत बड़ा इकदाम किया है, क्योंकि 300 से ज़्यादा बच्चे बच्चियों के और 8 कैटेगरीज में जो ये मुकाबले हुए थे वो बहुत ही देखने के काबिल थे। और आपको पता है कि उनके अच्छा जामियात में ऐसे मुकाबले होते हैं ना जावेद साहब, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने अपनी आंखों से देखा वहाँ पर अगर 300 बच्चे बच्चियाँ खेल रहे थे तो 1000 से ज़ायद वहाँ पर उन्हें देखने वाले लोग मौजूद थे, वो स्टूडेंट मौजूद थे जो शायद उनका भी दिल चाह रहा होगा इस गेम में वो हिस्सा लें, लेकिन शायद वो वक्त गुजर चुका था उनका कि उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवानी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप समझते हैं कि मजीद इस खेल में प्रमोशन आती हुई दिखाई देगी? बिल्कुल मोहन भाई, जिस तरीके से अभी आपने कहा है कि 300 से ज़्यादा जो बच्चे बच्चियां वहाँ जो इस गेम में हिस्सा ले रहे थे आर्म रेसलिंग में, और फिर उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे, और फिर उनके पहले बैचेज वाले जो है आए हुए थे, यूनिवर्सिटी के तमाम ही लोग वहाँ जमा थे। और जैसे अभी आपने कहा कि उनका भी दिल तो मचल रहा होगा कि हम इस इवेंट में हिस्सा लें, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि उनका टाइम चला गया, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए। असल मसला ये था कि जिसने रजिस्ट्रेशन करा ली, और आपको पता कि कल जब मुकाबले शुरू हुए थे तो तमाम ही प्लेयर जो थे वहां मौजूद थे, और ऐसा नहीं था, कई तो ऐसे गेम्स भी हो रहे थे कि जिनमें रजिस्ट्रेशन हो जाती है लेकिन प्लेयर्स नहीं पहुंचते। और वहां जिस जोशो खरोश से कराची यूनिवर्सिटी में बच्चे और बच्चियां पहुंची हुई थी अपने पेरेंट्स के साथ, और जैसे भी आपने कहा है कि क्राउड भी एक अच्छा खासा क्राउड था, की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी, और उस स्टूडेंट की तादाद को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बच्चे कम हैं और देखने वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है इस खेल के अंदर जिद्दत सी आ गई है, क्योंकि एक बचपन में हम शौक पे पंजा आजमाई करते थे, अब वो आर्म रेसलिंग की सूरत अख्तियार कर दिया है, और इसमें अब भरपूर मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं। तो जावेद साहब, जहाँ पर मुकाबले मुनक्किद हो रहे हैं आर्म रेसलिंग के, वहाँ पर अगर हम देखें तो सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, और सपोर्ट में हमने देखा कि इस वक्त अगर देखें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सपोर्ट भी करने को तैयार हो जाते हैं आर्म रेसलिंग को और दीगर जो है खेलों को। तो आप समझें कि यहाँ बेहतरी हो सकती है अगर स्पॉन्सरशिप आती रहे।
बिल्कुल मोइन भाई, देखें ये सिंध गवर्नमेंट ने जो इकदाम उठाया है कि 1 से 31 तक जो है हमने पूरा महीना जो है ना जश्न आज़ादी मनानी है। जैसे आज हम 13 अगस्त पे यहाँ बैठे हुए हैं और कल 14 अगस्त है, और मैं ये देख रहा हूँ आप भी मुख्तलिफ इवेंट्स में गए होंगे, मैं भी गया हूँ, लग यही रहा है कि हर दिन जो है 14 अगस्त का ही है, क्योंकि परचम कुशाई तो 14 को ही होगी। लेकिन जैसे अभी आपने कहा है कि आर्म रेसलिंग जो है इसमें जिस तरीके से आपको पता है कि लोग जो है स्पॉन्सर भी इसे कर रहे हैं। अच्छा, इस इवेंट के अंदर मैंने देखा कि सलमान फूड वो वहाँ पर स्पॉन्सरशिप पे के तौर पर मौजूद थे। सरफराज साहब जो पाकिस्तान के मार्केटिंग के हेड हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। खिलाड़ियों में इनामात उन्होंने तकसीम किए, मेडल्स तकसीम किए, सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तो आप समझते हैं सपोर्ट ज़रूरी है? बिल्कुल, देखें सलमान फूड के, जैसे सलमान भाई का आपने नाम लिया, सरफराज साहब का आपने लिया, मुख्तलिफ इवेंट्स में जब हम नया नाजमाबाद में भी जो KPL ले रहा था वहाँ भी उनकी जो है स्पॉन्सरशिप थी और वो सपोर्ट कर रहे थे। अब जो है उन छोटे छोटे गेम में जैसे आर्म रेसलिंग है, इसमें भी उन्होंने जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फुटसॉल को सपोर्ट कर लें, मुख्तलिफ गेम्स को। असल होता है अगर आपकी गवर्नमेंट कोई कदम उठाती है तो पीछे जो है सपोर्ट करने वाले और बहुत से लोग हैं। असल यह है कि गवर्नमेंट पहला कदम अगर गवर्नमेंट उठाती है, और जिस तरीके से मुख्तलिफ टाउन्स में मुख्तलिफ चेयरमैनों ने जो मुख्तलिफ चौकों पे आप देख लें जो सजावट हो रही है और जिस तरीके की 14 अगस्त इस दफ़ा मनाई जा रही है, पहले कभी भी 14 अगस्त इस तरीके से पूरे महीना नहीं मनाई जाती थी। आखिरी के जो 12, 13, 14 दिन होते थे उसी तारीख को जो है आपको रोशनियां नजर आती थी। लेकिन 1 अगस्त से जो रौनक लगी, खासकर कराची में हम और आप रोज ही देखते हैं कि तमाम सड़कें, तमाम चौराहे सजे हुए, और किसी भी ग्राउंड में आप चले जाएं वहां कोई ना कोई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने बनाया, पूरा शहर सजा हुआ, पूरा पाकिस्तान सजा हुआ है। जब ये सज रहे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि कारोबारी लिहाज से भी सतह ऊपर जा रही होती है और बिजनेसमैन भी खुश हो रहे होते हैं। और मैंने देखा कि इस दफ़ा शायद जो बिज़नेस जो है पाकिस्तान का इस 14 अगस्त 78 जश्न आज़ादी मार के हक जो हम मना रहे हैं उस पर ऐसा लगता है कि सबसे टॉप पर जो है बिज़नेस जाता हुआ नज़र आएगा। जब ये कैलकुलेशन एंड में आएगी तो यकीनन इसका फिर अंदाज़ा हो जाएगा, जिस तरह ख़रीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल मोइन भाई, ये 78वां जो है हमारा यौम आज़ादी है, हम जश्न जो मना रहे हैं, और फिर मार्का हक के साथ जो ये चीज़ें जुड़ गई हैं 14 अगस्त हम मना रहे हैं। बिल्कुल ये हमारी मईशत के लिए भी बहुत सूदमंद साबित होगा। जिस तरीके से आप देखें 14 अगस्त के हवाले से, वो चाहे फ्लैग हो, बेजिस हो या कपड़े हों, और एक ट्रेंड बन गया है जो गवर्नमेंट ने एक ट्रेंड दे दिया। और फिर आपको पता पाकिस्तानी कौम जब इंडिया जैसे हमारे, यानी कि वो जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि इंडिया ये इंडिया, लेकिन इस दफ़ा तो इंडिया ने हद कर दी थी, जो ना कुछ भी हमारा कोई वो नहीं था और हमारे पे चढ़ दौड़े थे। और फिर हमने जो जवाब दिया है, अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा चाहे वो बुजुर्ग हो, शहरी हो, बड़ा हो, हर जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान फ्लैग के साथ खड़ा हुआ है। तो हम हैं पाकिस्तानी फ्लैग को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह शहर कायद, इसी तरह पाकिस्तान सजा संवरता रहे, इसी तरह चमकता रहे, और हमेशा हमारी दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन रहे। इस साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।